तो हमने पिछली क्लास में यहाँ तक कर लिया है। हमने कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था, सबको याद है? बोलो हाँ या ना। हमने ऐसा ग्राफ बनाया था कुछ, बोलो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ। यही बना था, बस थोड़ा सा इसको और लंबा कर देता हूँ। ठीक है, इसी से समझाऊंगा। ठीक है, मान लो ये मैंने टेम्परेचर T1 पे बनाया था। ठीक है, मान लो कोई भी टेम्परेचर है, ठीक है, ये T1 है। ठीक है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है। ठीक है, ये T1 पे है, तो मैं सारा कल समझा चुका था। ठीक है, कल मैं सारा बता चुका था तुम्हें। ठीक है, होता क्या है एक्चुअली में, हम इसको आइसोथर्म क्यों बोल रहे हैं? आइसोथर्म इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर ये ग्राफ बनाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझे? बोलो। हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ बनाएंगे। अगर बताओ, ठीक है, हाँ बी और सी, बेटा ये था ना, ये बी और ये सी। बी और सी लगभग सेम लेवल पे होते हैं। ठीक है, एकदम वॉल्यूम में डिक्रीज आता है ना, तभी बताया था। तो ठीक है, तो अब होता क्या है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाया, तो मुझे बताओ ये ग्राफ ऐसा तो रहेगा तो ऐसा ही, ये बता दो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा नीचे की तरफ जाएगा, ये बता। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मुझे बता दो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या नीचे की तरफ, इतना बता दो। देखते हैं कि कौन बता पाता। बेटा एक आइसोथर्म कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनता है। ठीक है, अब मैं एक और आइसोथर्म बनाऊंगा जो एक दूसरे टेम्परेचर पे होगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे मैं डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ बनाऊंगा। ये मेरा पूरा एक टेम्परेचर पे बना है। अब मैं एक और टेम्परेचर लूंगा T2, जिस पर यही वाला ग्राफ बनाऊंगा। एक लूंगा T3, जिस पे यही ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, आइसोथर्म मतलब होता है मैं पूरा जो एक P वर्सेस V ग्राफ बना रहा हूँ एक टेम्परेचर पे बना रहा हूँ, तो वो एक आइसोथर्म होता है। अगर मैं दूसरे टेम्परेचर बनाऊंगा वो दूसरा आइसोथर्म। ठीक है, तो मान लो, अब एक बात बताओ, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो खुद बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो मुझे ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा उसको लिक्विफाई करने के लिए। बोलो हाँ या ना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मुझे ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा। बोलो। अगर चाहिए होगा तो अगर आप ऊपर की तरफ जाएगा नहीं जाएगा, बताओ। यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, प्रेशर बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो। ठीक है, ऐसा कुछ जाएगा। समझ रहे हो? बोलो। अगर मैं एक और टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, ऐसे मैं एक और टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, मेरा कुछ मान लो ग्राफ अब ऐसा जा रहा है। ठीक है, मान लो मैं एक और टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, मैं एक और टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन छोटा होता जा रहा है। बोलो दिख रहा है? बोलो दिख रहा है? और एक पॉइंट तो ऐसा हो गया, ये वाला पॉइंट, जहां पर ये बिल्कुल पॉइंट बन गया। ये जो इतनी बड़ी लाइन थी, छोटी छोटी होती गई और एक लाइन बन गई। बोलो समझ रहे नहीं समझ रहे? तो यहाँ पर हम क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है कब आ रहा है, जब मेरा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर होगा। मतलब क्या हो गया, अगर मैं T2, ये T3 है, ये T4 है, जो T4 है ना, T4, ये मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि लास्ट टेम्परेचर है जिस पर मैं गैस को लिक्विफाई कर सकता हूँ, इसमें लिक्विड में। बोलो समझे नहीं समझे? मतलब कि ये वाला पॉइंट बन गया, देखो ऐसा जा रहा था, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर अभी पॉइंट ही बन गया, ऐसा ग्राफ बन गया। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक और ग्राफ बनाऊंगा, इसके ऊपर वाला टेम्परेचर लूंगा, तो मेरा ग्राफ बिल्कुल ऐसा बना। याद करो, P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा बनता था आइडियल गैस के लिए। बोलो, गैस के लिए ऐसा बनता था ना? ठीक है, तो अभी आगे जाके ऐसा ही बनने लग गया। बोलो समझे नहीं समझे? तो अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दूं, ये वाले सारे पॉइंट ध्यान से सुनना, ये देखो, ये मेरे सारे पॉइंट है ना, इनको मैं जोड़ दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा एक डोम डोम शेप बन गया। डोम शेप थोड़ी टेढ़ी हो गई है, ठीक है, इसको सीधी बना लेना। ठीक है, करना चाहो तो मतलब कि इनडायरेक्टली कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ऐसा मान लो। ठीक है, कुछ इन पॉइंट्स को जोड़ोगे तो ये डोम शेप हो गई। मतलब क्या होगा, ये डोम शेप जो है ना, ये डोम शेप के अंदर मेरा लिक्विड और गैस को एग्जिस्ट करते हैं। बोलो समझे नहीं समझे? मतलब देखो, यहाँ पर ये मेरी लिक्विड सॉलिड, लिक्विड और उसकी थी, ये भी लिक्विड और गैस की थी, ये भी लिक्विड और गैस की। यहाँ पर आके मेरा क्या हो गया था, लिक्विड और गैस, लास्ट एक पॉइंट बचा था डॉट। मतलब कि अगर मेरी गैस को, ध्यान से सुनना, अगर मेरी गैस को लिक्विड बनना है, तो अगर वो इस डोम के थ्रू पास हो रही है तो ही बन रही है। ये बात देख पा रहे हो ना? बोलो समझे नहीं समझे? जब ये डोम के बाहर निकलेगी ना, फिर ये लिक्विफाई ही नहीं हो पा रही। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? ठीक है, तो ये तुम्हारा एनसीईआरटी में ग्राफ बना होता है, मैंने तुम्हें रीड करना सिखा दिया। मेन जो चीज थी वो तुम्हें एक आइसोथर्म को ही समझना था। ये जो ये होता है एक, जो बना रखा है हमने, ठीक है, पिरामिड टाइप। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है, ये बस ये बता रहा है कि इसके अंदर मेरे गैस और लिक्विड क्या करते हैं, इकट्ठे कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, आगे बढ़े, बोलो। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ, क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन लिख ली थी। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, बोलो, कल लिख ली थी। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम टीसी से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर को हम टीसी से लिखते हैं। तो टीसी मेरा क्या होता है, क्या बोलोगे बताओ, द टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग एनी प्रेशर। बोलो, ये बात लिख चुके थे, बोलो। ये सबने लिख लिया था, कल नहीं लिखा था तो लिख लो, सबने लिख लिया था। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है टीसी कैलकुलेट करने का। ठीक है, टीसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 8a/27 br। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। डायरेक्ट क्रिटिकल टेम्परेचर निकालने का एक फॉर्मूला होता है 8a/27 br। बोलो, समझे नहीं समझे? हाँ, 8 × 8। ठीक है, ए मेरा वंडरबल कांस्टेंट है, बी मेरा भी वंडरबल कांस्टेंट। ठीक है, वही चीज है, कुछ फर्क नहीं। ठीक है, बोलो आगे बढ़े। ये समझाने वाला पार्ट मैंने कल समझा दिया था। अब बस छोटी छोटी बातें आनी जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगली आइडिया डालो, क्रिटिकल प्रेशर। इसको हम पीसी से डिनोट करते हैं, पीसी। तो कोई बता सकता है क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा, बोलो, बता सकता कोई क्रिटिकल प्रेशर क्या होगा? वो प्रेशर जो मुझे चाहिए एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर पर। बोलो, समझे नहीं समझे? मतलब जो यहाँ पर इस पॉइंट पर मेरा जो प्रेशर आएगा ना, ये वाला प्रेशर, ये वाला प्रेशर, ये वाला, इसी प्रेशर को मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्रिटिकल प्रेशर। बोलो, समझे या नहीं समझे? क्या लिखूंगा, प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर। बोलो, समझे नहीं समझे? तो पीसी का भी एक फॉर्मूला होता है बेटा, इस यहाँ तक तो मैं लिक्विफाई होती है, देखो इसके ऊपर नहीं होगी। मतलब कि लास्ट टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर मैं लिक्विफाई कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसके बाद नहीं हो सकती। देखो मैंने क्या लिखवाया था, उसके अंदर मैंने ये लिखवाया था, क्रिटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर अबव विच नो गैस कैन बी लिक्विफाइड। उस तक तो होगी, उससे ऊपर नहीं होगी। ठीक है, तो पीसी का भी एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, A/27 ठीक है, बोलो। ठीक है, बस एक फॉर्मूला है जो तुम्हें ध्यान रखना। अगला अगर मैं लिखना चाहूँ, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है बताएगा कोई? सारा मैं समझा चुका, बस लिखने का पार्ट रह गया था। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, कोई बताएगा? क्या बोल सकते हो, मैं क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, लिखना लिख लो। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होगा, वो वॉल्यूम जो मेरी गैस ऑक्यूपाई करती है, कहां पर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पर। बोलो, समझे नहीं समझे? मतलब वो वॉल्यूम, यही है ना वॉल्यूम। ठीक है, ये वाली मेरी वॉल्यूम है, देखो। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट पर यहाँ पर जो मेरी वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रही है, ठीक है, वो मेरी क्या हुई, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम occupied by gas at PC and TC। ठीक है, और ये मेरी किसके इक्वल होती है, 3V के इक्वल। ध्यान देना, ये मेरी 3V के इक्वल होती है। तो ये तीनों फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए तुम्हें। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर तुमसे पूछ लूं क्रिटिकल पॉइंट क्या है, कोई बता सकता है क्रिटिकल पॉइंट क्या है? ये तो हमने सारे क्रिटिकल वैल्यूज पता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, ये कोई बता सकता है? मतलब कि किसी भी सिस्टम की स्टेट क्रिटिकल कंडीशंस पर, वही मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। बोलो, समझे नहीं समझे? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट पर मैं किस कंडीशन में हूँ, ठीक है, वो वाला पॉइंट जहां पर मेरी क्रिटिकल कंडीशन हो, ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो लिख लो, क्रिटिकल पॉइंट। बेटा सारा मैंने कल इसलिए समझा दिया था ताकि आज हम इसको नोट कर ले बेटा, ठीक है। द स्टेट ऑफ अ सिस्टम एट क्रिटिकल कंडीशन, एट क्रिटिकल कंडीशन, समझ रहे हो ना? मतलब कि पीवी
और हमारी क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, जो तीनों चीजें ना, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब कोई बता सकता है? देखो ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुनना। अभी तक देखो मेरा क्या हो रहा था, मेरा ऐसे जा रहा था ग्राफ, ऐसे फिर ऐसे, फिर मेरा ऐसा गया, ऐसा 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 जा रहा था। बोलो समझे नहीं समझे? यहाँ पे मैं क्रिटिकल पॉइंट पे आके ऐसा चला गया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर मेरा लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पे थे, ठीक है। यहाँ पर भी लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम पे। अब इधर छोटा सा पॉइंट है, इतना सा पॉइंट है। यहाँ पर पता है क्या होता है? यहाँ पर ये होता है क्रिटिकल पॉइंट पे ना, लिक्विड और गैस की डेंसिटी बराबर हो जाती है। समझ रहे हो? मतलब इस पॉइंट पर ना ही मैं उसको लिक्विड बोल सकता हूँ, ना ही मैं उसको गैस बोल सकता हूँ। तुम बताओ, गैस और लिक्विड जब होता है तो तुम अच्छे से बता सकते हो कि अगर मेरा गैस और लिक्विड है तो मैं ऐसा देख पाते हैं ना, ये मेरी लिक्विड है, उसके ऊपर एक लेयर होती है जो उसको सेपरेट कर रही होती है गैस। ऐसा ही होता है। बोलो, अगर मेरी दोनों चीजें है एक में, तो ऐसा होता है ना, लिक्विड तुम्हें नीचे दिख जाएगा, उसके ऊपर मेरी सारी एयर बहती हुई दिखेगी, ठीक है, ऐसे लहराती हुई दिखेगी, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट पर मेरा क्या हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर मेरी जो लिक्विड है और गैस है, दोनों एक पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, अब वहां पर उनकी डेंसिटी सेम हो, मतलब कि क्या हो गया, हमें एक तरह से डेंसिटी या फिजिकल प्रॉपर्टीज ही तो होती थी जो कि उन दोनों को डिफरेंशिएट कर पाती थी। एक बात बताओ, तुम इसको गैस क्यों बोलते थे? क्योंकि तुम्हें देखने में उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में पता चल जाता था, ये नीचे वाला लिक्विड है, ऊपर वाला गैस। अब इस पॉइंट पर क्या हो गया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ही सारी सेम हो गई है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे उसकी डेंसिटी होगी, ठीक है। तो हमें डेंसिटी उठा के एग्जांपल लेके बोल देते हैं, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, क्रिटिकल पॉइंट पर मेरी डेंसिटी ऑफ लिक्विड और गैस क्या हो जाती है, बराबर। बोलो समझे नहीं समझे? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एट क्रिटिकल पॉइंट, बेटा क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी नहीं है, क्रिटिकल पॉइंट कुछ भी नहीं है, ये वाला जो पॉइंट बनाया ना, इसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो सारी हमने कंडीशन अभी पढ़ी है ना, वो जहां पर इकट्ठी हो रही है वही मैं क्रिटिकल पॉइंट होता है, बस कुछ भी नहीं है। ये वाला जो पॉइंट बनाया है ऊपर, ये वाला मैं क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। तो ध्यान दो, मैं क्या लिख सकता हूँ, एट क्रिटिकल पॉइंट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस, ठीक है, बिकम्स, या द डेंसिटी ऑफ बिकम्स सेम, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बिकम्स सेम। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो। और अगर देखो, अगर उन दोनों की डेंसिटी सेम हो गई है, तो जो उन दोनों की लेयर होगी, जो उन दोनों को सेपरेट कर रही होगी, वो भी डिसअपियर हो जाएगी। बोलो, हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वही तो उनको डिफरेंशिएट कर रही होती है। अगर उन दोनों की वही सेम हो गई, तो उनके बीच में जो हमारी लेयर दिखती थी, जो उन दोनों को सेपरेट कर रही होती थी, वो तो खत्म हो जाएगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो बाउंड्री है वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है, दो फेजेस के बीच में एट क्रिटिकल पॉइंट। बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है, मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, द बाउंड्री डिसअपियर्स, द बाउंड्री डिसअपियर्स। बेटा ये जो चीजें लिखवा रहा हूँ ना, ये तुम्हारी एमएसक्यू में आ सकती है, ठीक है। मतलब क्रिटिकल पॉइंट में क्या क्या चीजें होती है, इसलिए हमें हर चीज को समझना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और एक और मैं छोटी सी पॉइंट बता देता हूँ, ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ। मेरी जो गैस होती है ना, गैस, ठीक है, उसको क्रिटिकल पॉइंट पर हम पता है क्या नाम दे देते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। हम, क्योंकि यहाँ पर ना ये गैस की तरह एक्ट कर रहे हैं और ना ही ये किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, ना ही ये गैस है ना लिक्विड है, ये कुछ मिक्स है ना, मतलब बीच की चीज है उनकी, तो हम उसका नाम क्या दे देते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। समझ रहे हो? मतलब कि हमने उसका एक नाम दे दिया, क्यों? क्योंकि हम उसको लिक्विड भी नहीं बोल पा रहे ना गैस बोल पा रहे, तो हमने उसका नाम दे दिया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, ठीक है। अब इसको हम सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्यों बोलते हैं पता है? देखो ध्यान से सुनना, मेरी गैस थी, ठीक है, आजाद इधर उधर पड़ी थी, ठीक है, इधर उधर सारी जगह पड़ी थी, ठीक है, मैंने उसको कंप्रेस कर दिया, ठीक है, कंप्रेस कर दिया, और वो गैस इस टाइम पर क्रिटिकल टेम्परेचर से अबव है या अबव है, ठीक है। तो वहां पर क्या हो गया, वो सारी फैली हुई थी, ठीक है, हर तरफ। जब मैंने उसको कंप्रेस कर दिया, मैं उन मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आया, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स को पास पास ले आया। अगर मैं पास पास ले आया तो एक बात बताओ, अगर मैं ओरिजिनली देखता, अगर मैं उनको इतनी पास ले आऊंगा तो वो लिक्विड में बन जाने चाहिए थे। बोलो, बोलो बन जाने चाहिए थे। अगर मैं इतनी पास ले आया, बन जाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर नहीं बन रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको हमने फ्लूइड इसलिए बोल दिया, फ्लूइड वही होता है ना जिनकी टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। मतलब ये क्या हो गया, सुपर बोलते हैं ना, सुपर टाइप के, मतलब कि है लिक्विड जैसा ही, लेकिन उनमें इंटरेक्शन नहीं हो पा रही, ठीक है, मतलब मोलिक्यूल्स जैसे लिक्विड में होते हैं वैसे है, लेकिन लिक्विड जैसा बना नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास हाई काइनेटिक एनर्जी। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? ठीक है, उसका नाम एक सुपर क्रिटिकल फ्लूइड भी बोल देते हैं, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो एक सिंगल फेज की तरह एक्ट करते हो बेटा। दिखाई कैसे देती है पर तुम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में तुम्हारा क्या होगा, एक नीचे लिक्विड तुम्हें दिखेगा, बीच में ऊपर गैस दिखेगी। धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसके बीच की लेयर हट जाएगी, तुम्हें सारा कुछ एक जैसा दिखेगा, धुआं धुआं सा। मतलब कि ऐसा दिखेगा कि ना तुम्हें वो पहचान पा रहे हो लिक्विड है, ना पहचान पा रहे हो गैस। तो उसके बीच की स्टेट हो जाती। बोलो समझे नहीं समझे? समझ गए? बोलो। हम तुमसे एक बहुत मजेदार क्वेश्चन पूछूं। तुम एक बात बताओ, तुम बचपन से एक चीज पढ़ रहे हो, तुमने कभी उस चीज पर जोर दिया? तुम्हें लगता है सेम चीज है। मैं कई बार पानी की गैसियस फॉर्म को वेपर बोल देता हूँ, कई बार मैं पानी की गैसियस फॉर्म को गैस बोल देता हूँ। मुझे बता सकता है कि दोनों में फर्क क्या है? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? किसी को पता है गैस और वेपर में फर्क क्या होता है? कई बार हम वाटर को वेपर भी बोल देते हैं, कई बार उसको गैस बोल देते हैं। कोई बता सकता है फर्क क्या होता है? बहुत बढ़िया सुनाम था आपके यहाँ तक छाप होगा। बोलो कोई बता सकता है? मैं इतने में रब करता हूँ, तुम मुझे बताओ। वेपर और गैस में फर्क क्या होता है? हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम कभी उसको वेपर बोल देते हैं, कभी उसको गैस बोल देते हैं। हमारा जो मन करता है, मुंह पे आता है वो बोल देते हैं। वाटर के लिए हम जनरली वेपर बोल देते हैं, बाकियों के लिए कभी वेपर कभी मुंह से निकलता ही नहीं। वेपर बॉइलिंग पे होता है, क्या लिखा है? ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। देखो ध्यान से सुनो, ये मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर है, मान लो किसी भी गैस। ध्यान से सुनना, ये मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर है मेरे किसी भी गैस का। ठीक है? अगर वो गैस अभी क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है तो गैस ही, बस उसकी एनर्जी वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, जो इससे नीचे वाला होगा ना गैस, उसको वेपर बोल देते हैं, उससे ऊपर उसकी गैस है गैस ही। ठीक है, मतलब क्या हो गया, बस उनकी एनर्जी का डिफरेंस है। समझ रहे हो ना? टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी। इनडायरेक्टली क्या हो गया, क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर नीचे होती है गैस, उसको हम वेपर बोलते हैं। बोलो समझे नहीं समझे? क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर नीचे होगी ना गैस, उसको हम वेपर बोल देते हैं। बोलो समझ गए? तो मैं ये बोल सकता हूँ, गैस बिलो इट्स क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी, गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कोल्ड, या आर कोल्ड वेपर, इज कोल्ड वेपर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका वजूद बहुत ज्यादा है तुम्हारे कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। कि जो गैस है ना, हाँ मतलब बस एनर्जी का होना चाहिए, एनर्जी का फर्क और तो कुछ भी नहीं है। इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसकी एनर्जी कम होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे आ गए तो उसकी एनर्जी कम है, क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर गया तो उसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। बस एक तरह से उनकी एनर्जी होता है ना, मतलब पागल है, मॉलिक्यूल्स कूद रहे हैं। ठीक है, जब वो ज्यादा कूद रहे होते हैं उसको गैस बोल देते हैं, अगर थोड़े कम कूद रहे होते हैं गैस स्टेट में, फेज अभी भी वही है, लेकिन वो थोड़ी उनकी एनर्जी कम है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, वेव। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो ना, समझे नहीं समझे? अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन देता हूँ, ध्यान से सुनना और ध्यान से सोल्व करना है, सोचना। ठीक है, मान लो मेरी एक गैस है, गैस ए, ठीक है, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 700 केल्विन। ठीक है, और एक मेरी गैस है बी, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 300 केल्विन। अब मुझे बता दो, पहले गैस ए लिक्विफाई होगी या गैस बी लिक्विफाई होगी? बताना, पहले गैस लिक्विफाई होगी या बी होगी? ये छोटा सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कितने बच्चे सोच पाते हैं। पहले मीनिंग समझना क्रिटिकल टेम्परेचर का क्या होता है, कौन सी गैस इसमें से जल्दी लिक्विफाई होगी, ये बता। विच गैस लिक्विफाइज फर्स्ट, गैस ए या गैस बी? देखते हैं कितने बच्चे दिमाग लगा पाते हैं। चलो, बच्चों ने आंसर दे दिया, आइए अब देखते हैं। ठीक है, मान लो, मान लो इस रूम का टेम्परेचर है 1200 के आसपास। ठीक है, बहुत गर्मी है यहाँ पर, मैं उबल रहा हूँ। ठीक है, मैं उबल रहा हूँ, बहुत गर्मी है। ठीक है, अब मुझे क्या लिक्विफाई होना है। अगर मुझे लिक्विफाई होना है तो मुझे रूम का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। बोलो समझे नहीं समझे? रूम का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बता दो। करना पड़ेगा। ठीक है, अगर करना पड़ रहा है, मान लो 1200 था इस रूम का टेम्परेचर, ठीक है, जहां मैं खड़ा हूँ 1200 है। ठीक है, मैं उसको धीरे धीरे कम कर रहा हूँ। ठीक है, कम कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा 700 आएगा कुछ, फिर यहाँ पे मेरा आएगा अराउंड 300। तो एक बात बता दो, सबसे पहले 700 आएगा या 300 आएगा? बोलो, 700 आएगा 300 आएगा? 700 आएगा, मतलब क्या हो गया,
जब मैं 700 तक पहुंचूंगा, अब मतलब क्या हो गया, जो मेरी गैस ए है, गैस ए का क्रिटिकल पॉइंट तो मैं निकाल के निकलूंगा जब नीचे जाऊंगा। देखो मैं और नीचे जा रहा हूँ, तो मुझे बताओ, अगर मैं 700 से नीचे आ गया तो मेरी गैस लिक्विफाई हो सकती है नहीं हो सकती? बोलो। मतलब यही था ना कि इस टेम्परेचर से ऊपर मैं गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकता, मतलब इस टेम्परेचर से नीचे ले आऊंगा तो मैं गैस लिक्विफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, जब मैं हाई टेम्परेचर से नीचे आ रहा हूँ, धीरे धीरे लो कर रहा हूँ, तो 700 केल्विन मेरा पहले आएगा, मतलब क्या हो गया, मैं 700 केल्विन को क्रॉस करने के बाद ही 300 पे जा सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ए जो मेरी गैस है, जब वो 700 क्रॉस कर लेगी, उसके बाद जब मैं नीचे जा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया, ये लिक्विफाई आसानी से होगी। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि 700 केल्विन क्रॉस करके मैं यहाँ तक जाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इजी टू लिक्विफाई अ गैस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखना, इसको ऐसे ही सोल्व करना, रट्टा मत मारना। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हाइयर द क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इजीली द गैस कैन बी लिक्विड, मोर इजीली अ गैस कैन बी लिक्विड। बोलो समझे नहीं समझे? समझ गए? बोलो ये वाला पॉइंट समझ गए? अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि z की वैल्यू निकाल दो मुझे क्रिटिकल पॉइंट पर, तो तुम निकाल सकते हो, या क्रिटिकल कंडीशंस पर। ठीक है, तो अगली हेडिंग डालो, वैल्यू ऑफ z एट क्रिटिकल कंडीशंस। ठीक है, वैल्यू ऑफ z या z एट क्रिटिकल कंडीशन। मुझे पहले बताओ z का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी बाई आर टी होता है। बोलो, बोलो होता है। अगर मैं क्रिटिकल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये मेरा पीसी हो जाएगा, वीसी हो जाएगा, टीसी हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्रिटिकल कंडीशन पे मैं इनको पीसी वीसी टीसी लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? अब मुझे बता दो पी की वैल्यू क्या थी मेरी, ए बाई 27 बी स्क्वायर थी, वी की क्या थी 3 बी अपॉन आर, इंटू टी की क्या थी 8 ए अपॉन 27 ए। इसको सोल्व करके बताना क्या आता है, इसको सोल्व करके बताना। इसको काटो काटो पीटो, ठीक है, काटो पीटो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। काट पीट के इसका मुझे बताओ क्या आ रहा है। फ्रैक्शन में बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बता दो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, सब बताएंगे, सब बताएंगे, फटाफट बताओ। हाँ बेटा, ये वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ही तो है, अभी हमारी आइडिया तो बनी नहीं है, जो हम ये सारी बना रहे हैं, ये सारी क्या है, ये रियल गैस ही तो है, तभी तो ये वहां की जाके कंप्रेस हो पा रही है। अगर आइडियल गैस होती तो कंप्रेस हो पाती। समझ रहे हो? बोलो। ठीक है, बताओ फटाफट बताओ, क्या वैल्यू आ रही है, बताओ क्या आ रहा है। आर भी होता है ना, ये आर भी, ये भी कैसे रहेगा, यही होता है ना। तो क्या आएगा बताओ, तो आंसर में क्या आ जाएगा, 3/8। मतलब क्या होगा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा z किसी भी गैस के नेचर पर डिपेंड कर रहा है? एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने कोई गैस डिफाइन की थी, कौन सी गैस आएगी? बोलो हाँ या ना? कोई भी गैस का मैंने नाम भी लिया था, कौन है, मतलब क्या हो गया, z की वैल्यू क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमेशा यही रहती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई नेचर और गैस पे डिपेंड नहीं कर रही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आई है। ठीक है, ध्यान रखना, 3/8, जब मैं इसको 0.375 दूंगा। बोलो समझ गए? बोलो, बोलो समझ गए? ठीक है, तो मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, मुझे बता दो, मान लो मैं आइडियल गैस का पी वर्सेस वी ग्राफ बनाता हूँ, कैसा बनता है, कोई बताएगा? आइडियल गैस का पी वर्सेस वी ग्राफ कैसा बनता है, जल्दी बोलो, कैसा बनता है? ऐसा बनता है? बोलो, ऐसा बनता है? ठीक है, अगर अब मैं रियल गैस का बनाऊं, तो रियल गैस का कैसा बनता है दिखा। ठीक है, ये मेरा आइडियल गैस है, ये मेरी रियल गैस है, ये मेरा आइडियल गैस है, ये मेरी आइडियल गैस। ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ ये आया कैसे, तुम खुद बताओ, तुम मुझे एक चीज बताओ, हाई प्रेशर रीजन में, ठीक है, हाई प्रेशर रीजन में मेरी जेड की वैल्यू क्या आती थी,
हाई प्रेशर रीजन में जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है लेस देन 1? हाई प्रेशर रीजन में बोलो, हाई प्रेशर रीजन में जेड की वैल्यू क्या होती थी, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1? हाई प्रेशर रीजन में, जल्दी बोलो, सब बोलो बेटा, बच्चा पार्टी सब बोलो। हाई प्रेशर तो मैंने बहुत बार करवा दिया, जेड की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती थी। अगर 1 से बड़ी आती थी तो इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस ज्यादा होती थी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। बोलो, इतना समझ रहे हो? अगर जेड की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वी रियल बाय वी आइडियल 1 से बड़ा आएगा, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ रियल गैस वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से बड़ा हो। इतना ध्यान है सबको? बोलो। तो अगर मैं यहाँ पर हाई प्रेशर में बात करूँ, हाई प्रेशर, तो मैं इसको कांस्टेंट मान लेता हूँ। तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है इसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है आइडियल की, ये आ रही है। इसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है आइडियल की, ये आ रही है। बोलो, तो मतलब क्या हो गया, ये रियल की है, ये आइडियल की है सॉरी, और ये रियल की। समझ रहे हो? मतलब कि वी रियल वी आइडियल से बड़ा आ रहा है एट हाई प्रेशर। अब आ जाओ लो प्रेशर पे, आ जाओ लो प्रेशर पे, ठीक है, थोड़ा जमीन पे उतर जाओ, ठीक है। लो प्रेशर पे मेरा क्या होता था, किसकी वॉल्यूम ज्यादा होती थी, आइडियल की या रियल की? बताओ, लो प्रेशर पे मेरी वॉल्यूम किसकी ज्यादा होती थी, आइडियल की या रियल की? जल्दी बोलो। आइडियल की होती थी, क्यों? क्योंकि मेरा क्या होता था, जेड लेस देन 1 होता, जेड लेस देन 1 है तो मेरा वी रियल अपॉन वी आइडियल लेस देन 1 होगा, तो मतलब क्या होगा, वी आइडियल बड़ा होगा वी रियल। आइए देखते हैं। देखो, ये मान लो मैं नीचे से आ रहा हूँ, ठीक है, मैंने लो प्रेशर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो यहाँ पर देख पा रहे हो मेरी वी रियल की वॉल्यूम ये है, वी आइडियल की वॉल्यूम ये है, तो तुम देख पा रहे हो वी आइडियल बड़ा है वी रियल से। बोलो, देख पा रहे हो? तो समझ रहे हो ये ग्राफ कैसा बना, ऊपर मेरी वॉल्यूम ज्यादा रियल वाले की है, और नीचे मेरी वॉल्यूम ज्यादा आइडियल वाले की। समझ गए? बोलो, बोलो समझ गए ग्राफ के अंदर ये कैसा सार है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम के लिए ग्राफ बनाना चाहूँ, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए रियल कैसा आएगा, क्योंकि तुम्हें याद है ना, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए अगर हम नॉर्मल कंडीशन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ बनाता हूँ, वो हमेशा मेरा क्या देता है, जेड ग्रेटर देन 1। बोलो, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए मेरी जेड की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आती है। बोलो हाँ या ना, आती है नहीं आती, इतना बताओ फटाफट। आती है हमेशा, वो क्या रिपल्शन शो करते हैं इस वजह से। तो अगर मैं उसका ग्राफ बनाना चाहूंगा हाइड्रोजन और हीलियम का, तो मेरा ग्राफ ऐसा, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पी वर्सेस वी ग्राफ, ठीक है। ये किसके लिए, हाइड्रोजन और हीलियम के लिए, ठीक है। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे बना, 0 ही लेते हैं जनरल, ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा बन रहा है, ठीक से बना देता हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बस ये हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा, इससे ऊपर रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर तो नीचे चला गया था क्योंकि अट्रैक्शन फैक्टर आ जाता है, यहाँ पर अट्रैक्शन आता ही नहीं, तो ये मेरा हो गया आइडियल का, और ये मेरा किसका हो गया, रियल। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? बोलो, ठीक है, आगे बढ़े अब। अगली हेडिंग डाल लो, विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। विरियल का मैंने क्या बताया था, विरियल में क्या करना है, विरियल का बस हम नामकरण करेंगे, ठीक है, और उसके राम नामकरण के साथ थोड़ा बहुत उसके साथ खेल भी लेते हैं, ठीक है। बर्थलोट और जो दूसरी डाइट्रिक्स, उसके साथ तो बिल्कुल ही नामकरण करना है, ठीक है, बस नामकरण का करके भाग आएंगे। वीरियल के साथ नामकरण के साथ थोड़ा सा उसके साथ मजे भी कराएंगे, ठीक है, थोड़ा उसका लाड प्यार कराएंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालो वीरियल इक्वेशन, ठीक है। एक बात बताओ, मेरा जो सारा कुछ है, एक बात बताओ, मेरे जो सारा कुछ है वो जेड ही बता रहा है ना अभी तक, जब से हमने जेड पढ़ा है हम हर चीज जेड के बेसिस पे बता रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब कि जेड ही हमारा देवता हो गया, कुछ भी निकालने का, आइडियल है रियल है, कितना डेविएट कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हमेशा। तो वीरियल ने क्या कहा, भाई मैं जेड की फॉर्म में एक इक्वेशन दे देता हूँ ताकि तुम्हें उसके साथ लड़ना ही ना पड़े, क्योंकि हमें हर चीज तो जेड ही बताता है। समझ रहे हो? मतलब उसने क्या किया, वीरियल ने इक्वेशन दी जो जेड की फॉर्म में थी सीधा, ठीक है। और वो इक्वेशन क्या थी, वो इक्वेशन थी मेरी जेड इज इक्वल टू 1 + बी अपॉन वीएम प्लस सी अपॉन वीएम का स्क्वायर प्लस डी अपॉन वीएम का क्यूब, ऐसे ही प्लस डैश डैश डैश। समझ रहे हो? मैं जेड को ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, यहाँ जेड को पीवीएम बाय आरटी भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना तुम्हें पता ही है, ठीक है। या मैं इसको पीवी रियल बाय आरटी बोल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं, ठीक है। जेड को तो ऐसे लिख सकते हैं। तो उसने मेरी जो इक्वेशन दी थी वो ये थी। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर इतने सारे एबीसीडी क्या है सब, आ रहा होगा बच्चों को बताओ।
ये बी सी डी ई एफ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा बी है ना, बी, वो मेरा सेकंड वीरियल कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब कि कांस्टेंट ही है एक तरह से, ठीक है, कांस्टेंट ही है, ठीक है। जो मेरा सी है वो मेरा थर्ड है, थर्ड वीरियल कोफिशिएंट। ऐसे मेरा डी फोर्थ वीरियल कोफिशिएंट, ठीक है। मतलब ये सारे कोई है ना कांस्टेंट्स है, ठीक है। इसके ऊपर कभी तुम्हारा न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ठीक है। अगर आता भी है तो तुम्हें बी सी डी की वैल्यू गिवन हो, ठीक है, कांस्टेंट्स की तो वैल्यू बताई होती है। एक्चुअली में बी सी डी क्या बताता है, बी मुझे बताता है दो पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन, इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स। बस थोड़ी जो बातें बता रहा हूँ बस वो सुन लो, इंटरेक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स, थोड़ा बहुत उसके बाद हमें मजे, ठीक है। ये क्या बताएगा, इंटरेक्शन बिटवीन थ्री पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या बताएगा, इंटरेक्शन बिटवीन फोर पार्टिकल्स। बोलो समझ रहे हो। मतलब तुम्हें इतना डिटेल में नहीं जाना, तुम्हें बस पता होना चाहिए ए बी बी सी डी कॉन्स्टेंट्स है, जो जिसको हम सेकंड वेरिएबल कोएफिशिएंट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा होगा सर काउंटिंग तो वन से स्टार्ट होती है, वन कहाँ आ रहा होगा, बोलो किसको आ रहा है कि सर वन कहाँ है। तो बेटा ऐसा ना सोचो कि सर को काउंटिंग नहीं आती या वीडियो को काउंटिंग नहीं आती, तो उसने टू से स्टार्ट किया। देखो ये जो वन है ना, वन, मैं वन को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, वन बाय वी नोट, ठीक है, या वन बाय वी नोट ऐसे लिख सकता हूँ। बोलो ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना इस इक्वेशन को, ठीक है। यहाँ पर वन लिख देता, ये जीरो, ये मेरा वन, ये मेरा टू, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो इनडायरेक्टली वन ही बन जाएगा ना। तो एक्चुअली में क्या है, वीरियल फर्स्ट वीरियल कोएफिशिएंट की वैल्यू ही वन होती है, मतलब उसने जो किया है ना वो वन ही है। इसलिए मेरे जो कोएफिशिएंट्स है ये मेरे टू थ्री फोर से स्टार्ट हो गए। ये जो मेरा वन है ना वो मेरा फर्स्ट में इंक्लूड हो चुका है, इसलिए उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे ही वन है, ठीक है। समझ रहे हो। बोलो बोलो समझ रहे हो। बस छोटी सी बात है, तुम्हें इक्वेशन की शक्ल पता होनी चाहिए कैसी है, ठीक है। ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। अब एक बात बताओ, तुम्हें पता है बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी होता है नहीं होता, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी, कैसे भी लिख लो एक ही बात, सबको पता है। बोलो। तो मैं इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को एक और फॉर्म दे सकता हूँ। वो फॉर्म क्या है मेरा, वन प्लस ए वन पी प्लस ए टू पी स्क्वायर प्लस ए थ्री पी क्यू प्लस सो ऑन सो। समझ रहे हो। मतलब क्या हो गया, इस इक्वेशन की एक और फॉर्म में मैं बना सकता हूँ, ठीक है। बस तुम्हें पता होना चाहिए मैंने वन बाई वी की जगह पी लिख दी, ठीक है। और ध्यान रखना ये ए वन ए टू ए थ्री वगैरह ये और कोई कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ये भी कोई कॉन्स्टेंट है, वेरियल कॉन्स्टेंट, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल नहीं जानता, ठीक है। मतलब बस ध्यान रखो ये मेरे कॉन्स्टेंट है ए वन ए टू ए, और ये फर्क है, ध्यान रखना। इन दोनों को सेम ना मान लेना, ठीक है। इसकी अलग वैल्यू कुछ होती होगी, इसकी अलग, तुम्हें उसमें नहीं जाना, तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं उस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। बोलो समझे नहीं समझे। सिंपल ही चीज है, बस तुम्हें उसकी शक्ल पहचान के, मतलब पहचानना आना चाहिए कि रियल इक्वेशन, ठीक है, समझ गए। बोलो बोलो समझ गए। अब अगली हेडिंग डालो बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। अगली हेडिंग डालो बॉयल्स टेम्परेचर, अगली हेडिंग डालो बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, एक ना, एक्चुअली में क्या होता है, मेरा एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर मेरी ना आइडियल रियल गैस है ना वो आइडियली बिहेव करती है, ठीक है। मतलब कि ऐसा टेम्परेचर जहां पर मेरी जो रियल गैस है ना वो आइडियली गैस बिहेव करे, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉयल्स टेम्परेचर। बोलो समझ रहे हो, ठीक है। आता कहां से वो बताता हूँ, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच द रियल गैस बिहेव्स आइडियली, ठीक है। ऐसा टेम्परेचर जहां पर मेरी जो रियल गैस है ना वो आइडियली बिहेव करती है, उसको हम बॉयल्स टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर आता कहां से है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। मेन तुम्हें फॉर्मूला ध्यान रखना है, हल्का सा हिंट दे देता हूँ कि आता कहां से। देखो मेरा जेड अभी क्या इक्वेशन बनी थी, वन प्लस बी बाई वी एम प्लस सी बाई वी एम स्क्वायर प्लस डी बाई वी एम क्यूब, ये बनी थी या नहीं बनी थी, इतना बता दो। बोलो ये बनी थी या नहीं बनी थी, बोलो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर जो मेरी पीवी पी प्लस एन स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, ये वाली एक इक्वेशन थी, ये कौन सी इक्वेशन थी बताओ।
ये मेरी कौन सी इक्वेशन थी? अगर मैं 1 मोल के लिए बात कर रहा हूँ तो ऐसे ये कौन सी इक्वेशन थी? बोलो, ये मेरी कौन सी इक्वेशन थी? वॉन डर वाल इक्वेशन। अब अगर मैं बताऊं कि अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, तुम्हें नहीं लिखना, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ। मतलब कि मैं कुछ इसको ऐसी शक्ल बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब कि मैं इसके अंदर बस बायनोमियल एक्सपेंशन वगैरह आते हैं, उसमें नहीं जाना। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा ना, मैं तो बस आइडिया दे रहा हूँ, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मेरी जेड की पता है क्या फॉर्मूला बनेगा? 1 प्लस बी माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 1/v, ठीक है, प्लस प्लस क्या बनेगा? बी स्क्वायर इंटू 1/vm² प्लस जेड। मतलब कि मैंने इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को, ठीक है, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, उसमें बायनोमियल एक्सपेंशन वगैरह आ जाता है, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बस मैं तुम बता रहा हूँ कि कहाँ से किया होगा। देखो अगर मुझे बात बताओ, अगर मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया, तुम्हें नहीं मतलब कैसे लिखा, मान लो मैंने लिख दिया, तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? बोलो, ये वाली इक्वेशन मेरी यहाँ से आई और ये मेरी वीडियल की है, तो क्या मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो। कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम यहाँ से दोनों कंपेयर करके एक चीज बता सकते हो, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी माइनस ए अपॉन आर टी आएगी या नहीं आएगी? कंपेयर करने में यही आएगी, बोलो। और सी की वैल्यू क्या आएगी? सी की वैल्यू क्या आएगी बताओ? सी की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर। समझ रहे हो? मतलब कि मैं तुम्हें डायरेक्टली ये वैल्यूज लिखवा सकता था कि बी की वैल्यू ये होती है, सी की वैल्यू ये होती है, लेकिन मैं तुम्हें समझा दी कि आई कहाँ से, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता कि तुम्हें कुछ पता ही ना हो कहाँ से आई। तो हमने वंडरवल इक्वेशन को कन्वर्ट किया इस फॉर्म में और फिर इन दोनों को कंपेयर कर लिया। वहां से जब दोनों कंपेयर किया तो मेरी वंडरवल के जो कॉन्स्टेंट्स है और रियल कॉन्स्टेंट्स उन दोनों के बीच में रिलेशन मिल गया। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है, इतनी बात समझ गए? लिख लिया इसको? देखिए ये बॉयल्स टेम्परेचर का अलग का पार्ट है, ठीक है, तो इसको ना एक बादल बना के ना बादल में डाल दो, ठीक है, मतलब कि बॉयल्स टेम्परेचर का भी यूज होगा, लेकिन इसको बादल में डाल देना, मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, इन दोनों की वैल्यूज निकालनी, ठीक है। बॉयल्स टेम्परेचर तो स्टार्ट होगा और निकलता कैसे? बोलो समझ गए? बोलो बोलो। रब कर दो इसको, कर दो रब। ठीक है, अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरी जो भी रियल इक्वेशन आई थी, तुम इतनी बार लिख लोगे, तुम्हें अभी 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 में याद हो जाएगी, ठीक है। 1 प्लस क्या आई थी? बी अपॉन वी एम प्लस सी अपॉन वी एम का स्क्वायर प्लस डी अपॉन वी एम का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे बनी थी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लो प्रेशर पे बात करूं, ठीक है, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर तुम्हें अच्छे से पता है वॉल्यूम इंक्रीज होती है नहीं होती? बोलो बोलो, वॉल्यूम इंक्रीज होती है। लो प्रेशर पे बात करूंगा, अगर मैं प्रेशर कम है तो मेरी वॉल्यूम ज्यादा होगी या नहीं होगी? इतना बताओ, होगी। अगर मेरी वॉल्यूम ज्यादा होगी तो तुम बताओ बी बाई वी एम की वैल्यू छोटी होगी? बोलो बताओ, अगर मेरा वॉल्यूम बढ़ गया तो मेरा 1/v इंक्रीज हो जाएगा ना, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो 1/vm डिक्रीज होगा। बोलो बोलो, होगा। इसको चाहे ऐसे लिख लो, मोलर वॉल्यूम लिख लो, एक ही बात है। अगर मैं प्रेशर लो प्रेशर बात करता हूँ तो मेरी 1 मोल गैस की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो 1/vm की वॉल्यूम कम हो जाएगी वैल्यू, ये होगी पता है। ये अगर ये डिनोमिनेटर में चला गया तो इसका मतलब मेरी वैल्यू बढ़ी, डिक्रीज होगी, तो मेरा 1/vm की vm का स्क्वायर की वैल्यू और कम हो जाएगी। सोचो, होगी या नहीं होगी? 1/vm क्यूब की और डिक्रीज हो जाएगी, मतलब डिनोमिनेटर में स्क्वायर आता जा रहा है, क्यूब आता जा रहा है, तो अगर ये वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी कम होगी, इसकी कम, इसकी कम, तो क्या मैं इसकी रिस्पेक्ट में इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ और इसको कर सकता हूँ? बोलो हाँ या ऑब्वियस सी बात है, इसकी वैल्यू इतनी छोटी हो जाएगी कि मतलब इतनी छोटी हो गई कि मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ जेड को, जेड इज इक्वल टू 1 प्लस बी बाई वी एम, आगे वाला तो सब जीरो मान लो क्योंकि बहुत छोटी हो गई, तो लिखने का क्या ही जरूरत है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या मैं जेड की वैल्यू ये लिख सकता हूँ? बोलो हाँ या ना, बोलो, ये लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ, अगर मुझे आइडियल गैस बनाना है तो मेरी जेड की वैल्यू क्या आनी चाहिए? अगर मुझे आइडियल गैस बनाना है तो मेरी जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, ठीक है। अगर आइडियल गैस की बात करूं, फॉर आइडियल गैस जेड की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अगर अब मुझे रियल गैस, ये मेरी रियल गैस की इक्वेशन थी, अगर मुझे इसको आइडियल में कन्वर्ट करना है
तो मुझे z को 1 के बराबर करना है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 करनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना, करनी पड़ेगी तभी z इक्वल टू 1 होगा। अगर इसकी वैल्यू मुझे 0 करनी है तो Vm तो 0 हो नहीं सकता, गैस की वॉल्यूम तो 0 नहीं हो सकती, तो मेरा 0 कौन होगा? B। बोलो B होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, D की वैल्यू 0 होगी या नहीं होगी? अगर B की वैल्यू 0 हो गई, B मेरा क्या था? अभी मैंने B की एक वैल्यू लिखी थी, क्या लिखी थी मैंने? B माइनस A अपॉन R, ये लिखी थी या नहीं लिखी थी? ये 0 हो जाएगी। बोलो हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू निकालूं, टेम्परेचर मेरा क्या आ जाएगा? B अपॉन A, क्या हो जाएगा? टेम्परेचर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी? A बाय RB। बोलो आएगी या नहीं आएगी? आएगी या नहीं आएगी? तो इस टेम्परेचर को मैं क्या बोलता हूँ? बॉयल्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को मैं क्या बोलता हूँ? बॉयल्स टेम्परेचर। बोलो समझे नहीं समझे? तुम्हें बस ये याद रखना है, ये वाला पार्ट तो मैंने तुम्हें समझाया कि ये कहाँ से आया, ठीक है? बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए। मेरा मकसद था तुम्हें समझाना कि कैसे हुआ है, ठीक है? बाकी फॉर्मूला ही तुम्हें याद होना चाहिए, बीच का पार्ट तो चाहे भूल जाओ, कोई दिक्कत, फॉर्मूला ना कभी भूलना। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? ठीक है। अब अगर तुम समझ गए इस बात को, ध्यान देना, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है? ये मेरा बॉयल्स टेम्परेचर होगा, तो ध्यान रखना। अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, देखो ऐसा ग्राफ बनता था मेरा, ठीक है? मैं ऊपर वाले इसको रख, ऐसा ग्राफ बनता था आइडियल का, ठीक है? और रियल का मेरा ऐसा ग्राफ बनता था, ऐसा, ठीक है? तो ध्यान रखना, बॉयल्स टेम्परेचर बना, ऐसा नहीं है कि एक ऐसा टेम्परेचर आया जिसके ऊपर बस आइडियली बिहेव कर गई और चली गई। एक रेंज पे शो करेगा वो, मतलब क्या हो गया? कुछ रेंज होगी, ऐसे रेंज, मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसी रेंज होगी, ये नहीं है कि बस एक पॉइंट होगा जहां पर मेरा वो आइडियली बिहेव कर रहा है, मतलब बॉयल्स टेम्परेचर पे कुछ रेंज के लिए, ठीक है? कुछ रेंज होगी जिस रेंज पर मेरी रियल गैस आइडियली बिहेव करेगी। समझ रहे हो? अगर कुछ रेंज होगी तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता, ठीक है? एट बॉयल्स टेम्परेचर, ध्यान रखना, एट टीबी लिख रहा हूँ, ठीक है? टीबी मतलब बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर वो आइडियली बिहेव कर रहा है तो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? क्योंकि आइडियल गैस ही बिहेव करता है ना ऐसे। तो एट टीबी, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ रियल गैस, फॉर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, फॉर अ रेंज ऑफ प्रेशर, फॉर अ रेंज ऑफ प्रेशर। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझे नहीं समझे? दोबारा बता देता हूँ, देखो मैंने क्या बोला है, बॉयल्स टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहां पर मेरी रियल गैस आइडियली बिहेव कर रही है। अभी वहां बताओ, आइडियली बिहेव कर रही है उस टेम्परेचर पर, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बस एक चुन्नू से पॉइंट पे होगी, जैसे यहाँ पर पॉइंट हो गया, पॉइंट पे नहीं, मतलब कुछ रेंज होगी, बहुत बड़ी या छोटी उससे लेना देना नहीं है, मतलब कुछ रेंज होगी, मतलब उस टेम्परेचर पर कुछ ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर, ओवर अ रेंज ऑफ प्रेशर वो मेरी आइडियली बिहेव करेगी। और बताओ अगर वो आइडियली बिहेव कर रही है तो वो पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को फॉलो करेगी या नहीं करेगी? बोलो हाँ या ना। आइडियली अगर वो उस टेम्परेचर पे शो कर रही है तो मतलब कि उस टेम्परेचर को वो मेरा पीवी इक्वल टू कांस्टेंट को भी फॉलो करेगी, क्योंकि आइडियल गैस के लिए यही होता है। बोलो समझे नहीं समझे? ठीक है। और एक और चीज ध्यान रखना, ठीक है? बॉयल्स टेम्परेचर पर अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ना, बॉयल्स टेम्परेचर पर ग्राफ पी वर्सेस जेड का, ठीक है? तो वो या तो लो प्रेशर पर यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल लाइन पर, या उसके जस्ट पैरेलल लाइन से स्टार्ट होगा। समझ रहे हो? मतलब कि बॉयल्स टेम्परेचर पर मेरा जो जेड वर्सेस पी ग्राफ होता है ना रियल गैस के लिए, वो मेरा बॉयल्स टेम्परेचर के अंदर या तो वो बिल्कुल आइडियल गैस के साथ कोइंसाइड करेगा, या वो आइडियल गैस के जस्ट पैरेलल होगा, ठीक है? वो एट बॉयल्स टेम्परेचर। ये दो निशानियां हो गई कि कैसे हम पता चलेगा कि बॉयल्स टेम्परेचर है या नहीं। मतलब ये एमएसक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है? ये वाला पॉइंट भी और ये वाला पॉइंट। बोलो समझ गए? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एट बॉयल्स टेम्परेचर, ठीक है, जेड वर्सेस पी ग्राफ शो इज पैरेलल टू जेड इज इक्वल टू वन लाइन और इज कोइंसाइडिंग विद इट, मतलब कि या तो उसके पैरेलल होगा या उसके साथ कोइंसाइड करेगा। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? ठीक है, समझ गए? बोलो बेटा, बहुत कुछ समझने का है, तो सारा ये खेला समझने का है, इसलिए मैं तुम्हें रट्टा नहीं मरवाना चाहता। जो बच्चा पेपर में रट्टा मार के जाता है वो भूल जाता है, ठीक है? अब मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा, बेटा लास्ट वाली लाइन है ना, उसका मतलब बस ये है कि अगर मुझे बॉयल्स टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, बॉयल्स टेम्परेचर पर जो मेरा जेड वर्सेस पी ग्राफ बनता है ना, ठीक है, बॉयल्स टेम्परेचर पर
जेड वर्सेस पी का ग्राफ बनता है। थोड़ी भारी लाइन है, ठीक है, लेकिन एमएसक्यू में पूछ सकता है, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर बताओ, अगर मैं बॉइल्स टेम्परेचर पर, ठीक है, जेड वर्सेस पी ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, तो जो मेरा बॉइल टेम्परेचर होगा ना, बॉइल्स टेम्परेचर लो प्रेशर पे, या तो उसका ग्राफ पैरेलल टू जेड एक्सिस होगा, ये वाला जेड इक्वल टू 1 लाइन, या वो मेरा जस्ट उसके साथ पैरेलल होगा या उसके कोइंसाइड, मतलब लो प्रेशर रीजन में, तो उसकी पहचान है या तो उसके साथ चल रहा होगा या उसके जस्ट पैरेलल होगा। ये बस इतनी सी बात है, ज्यादा इस पर डिटेल में नहीं जाना, बस ये एमएसक्यू में कई बार वो पूछ सकता है, तो इसलिए इसको मैं बता, ये एमएसक्यू में पूछ लेता ना कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बॉइल्स टेम्परेचर है, कौन कौन सी बात सही है। ये 2 पॉइंट्स बच्चों को नहीं पता होते, इसलिए मैंने यहाँ लिखवा दी और वो गलत करा दी। बोलो समझ गए, बोलो। अब एक और चीज बता ही देता हूँ, ठीक है, मान लो मेरा टीवी है, ठीक है, ये मेरा टीवी है, ठीक है, इधर मेरा टेम्परेचर जा रहा है, इधर टेम्परेचर जा रहा है, तो ध्यान रखना, अगर मेरा टेम्परेचर टीवी से छोटा होगा, ठीक है, अगर मेरा टेम्परेचर टीवी से छोटा होगा तो मेरा ट्रैक्शन होगा, ध्यान रखना। अगर मेरा टेम्परेचर टीवी से बड़ा होगा तो मेरा रिपल्शन होगा। बोलो समझ रहे हो, कैसे आया ये बता देता हूँ, एक बार देखो। टीवी का मेरा फॉर्मूला क्या आया था बताना। टीवी मतलब क्या होता था, टीवी मतलब क्या हो गया, यहाँ बी जीरो होता था। बोलो, टीवी मतलब यहाँ बी जीरो होता था, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ बी माइनस ए बाय आर टी जीरो आया था। बोलो हाँ या ना, ये जीरो आया था इस टेम्परेचर पे, बोलो यही हुआ था, बोलो, ठीक है। अगर ये हुआ था, अब मान लो मैंने क्या किया, टीवी से छोटा टेम्परेचर लिया, ठीक है, अगर मैं टीवी से छोटा टेम्परेचर लिया, मान लो मेरा टीवी कुछ था यहाँ पर, ठीक है, मेरा टीवी यहाँ पर, मैं टीवी लिख देता हूँ, ठीक है, मान लो मेरा टीवी कुछ था 10, ठीक है, टीवी मान लो कुछ था 10, ठीक है, अब मैंने टीवी को कर दिया 5, ठीक है, अगर मैं टीवी को छोटा कर दिया तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, बोलो हाँ या नहीं, बोलो। अभी तो मेरा b इज इक्वल टू ए बाई टीवी है, ठीक है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये बोलो। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं टेम्परेचर को टीवी से छोटा ले रहा हूँ, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ये देख लो, मान लो मेरा 1/10 है, ठीक है, ये मान लो मेरा 10 के टीवी है, या इसको 100/10 ले लो, 100/10, ठीक है, 100/10 है। अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू छोटी कर लूँ, मान लो मैं 100/5 कर लूँ, तो अब जो मेरी ओवरऑल वैल्यू आएगी वो बड़ी आएगी या नहीं आएगी, यहाँ पर मेरा 10 आएगा, यहाँ मेरा 20 आएगा, बोलो यही होगा। तो यहाँ पर मैंने यही चीज की, जब मैंने टेम्परेचर टीवी से छोटा कर दिया, जैसे मैंने यहाँ 10 से 5 कर दिया ना, तो ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई। अगर ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगी, ओवरऑल वैल्यू, तो इनडायरेक्टली मेरा ये क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू ए से बड़ी हो जाएगी, सॉरी ए की वैल्यू बी से बड़ी। अभी तो दोनों बराबर थे ना, अब मेरा ये जीत जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, अगर ये जीत गया, ये मेरा क्या होता है, ट्रैक्शन, तो यहाँ पे मेरा ट्रैक्शन डोमिनेट कर जाता है। बोलो समझे, बोलो, मैथमेटिकल चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, अगर मैं टेम्परेचर टीवी से बड़ा हो जाएगा, अगर मेरा टीवी से बड़ा टेम्परेचर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू छोटी हो जाएगी तो बी जीत जाएगा, अगर बी जीत जाएगा तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, रिपल्सिव, क्योंकि बी मेरा रिपल्सिव फैक्टर ही होता है, ये मेरा डायरेक्टिव फैक्टर होता है, ठीक है, समझ गए, बोलो, ठीक है। तो वैसे ये तो मैंने तुम्हें समझा दिया, ये वाली चीज कि कैसे, बाकी तुम्हें, मैं बस ये चाहता हूँ तुम रट्टा ना मारो किसी चीज का, इसलिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ जो अभी तक मैंने तुम्हें करवाया है उसमें क्या क्या तुम्हें ध्यान होना है, ठीक है। सबसे पहली बात, आज जो हमने किया है, स्टार्ट कहाँ से किया था, सारे कांस्टेंट, उन तीनों फॉर्मूलों को याद होना चाहिए, जेड की वैल्यू क्या होती है वो भी पता होनी चाहिए, क्रिटिकल टेम्परेचर से जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा उतना ही मैं गैस को लिक्विफाई कर सकता हूँ, वो पता होना चाहिए, विरियल इक्वेशन की शक्ल पता होनी चाहिए, बॉयल्स टेम्परेचर का डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए, मतलब ये बातें पक्का पता होना चाहिए, और बाकी जो है वो उसका सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही है, ठीक है। मतलब जो मस्ट चीज है वो तो मैंने तुम्हें बता दी, बाकी उसके साथ वाली चीजें वो तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कुछ नहीं करो, सिलेबस में तो है, ठीक है। मैंने इंपॉर्टेंट जो है सबसे चीजें वो तो सारी मैंने बता दी, क्या क्या बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़े, अगली हेडिंग डालो, इन्वर्जन टेम्परेचर, ठीक है, इसको हम टीआई से डिनोट करते हैं, ठीक है। बेटा इन्वर्जन टेम्परेचर ना थर्मोडायनेमिक का पार्ट है, ठीक है, अभी हम थर्मो पढ़ेंगे ना इस चैप्टर के बाद, तो थर्मोडायनेमिक में तुम सीख जाओगे इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, लेकिन तुम्हारे गैसियस के जो क्वेश्चन होते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का ना फॉर्मूला लगभग बराबर है, सेम है, तो इस वजह से ना वो कई बार पूछ लेता है, इन्वर्जन टेम्परेचर का नाम तुम्हें दिख सकता है,
तुम्हें इसके बारे में ज्यादा नहीं जानना, बस एक फॉर्मूला ध्यान रख लो, इन्वर्जन टेम्परेचर का एक फॉर्मूला होता है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स में इसमें अच्छे, ठीक है, डिटेल में जाएंगे। तो मेरा टीआई का फॉर्मूला क्या होता है, वो मेरा होता है 2a/RB। तो कोई मुझे बता सकता है ये बोल्स टेम्परेचर का डबल है, हाफ है, क्या है ये? बोल्स टेम्परेचर से कोई इसको रिलेट कर सकता है? बोलो क्या आएगा? इसी को तो मैंने टीवी बोला था। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, वो मेरे किसके इक्वल है, 2/TB। ठीक है, तो टीआई मेरा का ये फॉर्मूला होता है, तो ध्यान रखना, मतलब डबल है सीधा। ठीक है, ठीक है। एक्चुअल में इन्वर्जन टेम्परेचर क्या है, कुछ भी नहीं है। ये मान लो गैस है इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर गैस है, ठीक है, ये ऐसा टेम्परेचर होता है, ठीक है, ऐसा टेम्परेचर होता है। अगर मेरी गैस का टेम्परेचर, ठीक है, गैस का टेम्परेचर और ये बाहर का टेम्परेचर है, ठीक है, मान लो यहाँ अंदर वाली गैस का टेम्परेचर है 50, बाहर का 100। ठीक है, समझ रहे हो? अंदर मेरा 50 है और मेरा बाहर 100 है। ठीक है, अगर मेरी गैस डिफाइंड एज अ टेम्परेचर, तो लिक्विड लिखवा ही देता हूँ, ठीक है, इसको हम आगे पढ़ लेंगे, छोड़ो, मतलब इसका फॉर्मूला लिख लो, इसके बारे में डिटेल में हम उसमें थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूला लिख लिया सबने, बोलो फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में उसमें करा दूंगा थर्मो में, यहाँ पर अभी तुम समझ नहीं पाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, एक बात का ध्यान देना, ठीक है, और आइडियल गैस, ये चीज पीछे रह गई। आइडियल गैस जो मेरा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है ना, आइडियल गैस क्रिटिकल टेम्परेचर उसके लिए 0 केल्विन, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये टीसी है, क्रिटिकल टेम्परेचर 0 केल्विन हो। ठीक है, 0 केल्विन होता है, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, जो आइडियल गैस है उसको हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो अगर मेरा टीसी 0 है, ठीक है, तो मेरा A/27 BR भी 0 होगा। ठीक है, अगर ये 0 हो गया तो मतलब इनडायरेक्टली मेरा ए 0 हो गया। मतलब क्या हो गया, मेरी जो आइडियल गैस है वो लिक्विफाई नहीं होगी, आइडियल गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। इससे हमें ये चीज पता चलती है। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? बोलो, मतलब कि मैं आइडियल गैस को लिक्विफाई ही नहीं कर सकता। ठीक है, बोलो। ठीक है, अगली चीज क्या है मेरी, दो इक्वेशन है, बर्नौली इक्वेशन लिख लो। बस अब जो जिसका अब हमें नामकरण करना है, ठीक है, इनका नामकरण कर लेते हैं बस, दिखती कैसी है बस देखना है, इनके बारे में कुछ भी नहीं जानना। है तो सिंपल सी इक्वेशन, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ नहीं जानना। वो क्या है मेरा, P+A/T इंटू Vm का स्क्वायर, Vm माइनस V इक्वल टू R। ये मेरी बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब तुम्हें कुछ इसमें सिमिलरिटी दिख रही है? ये वॉन डेर वाल इक्वेशन से क्या फर्क है, इसमें कोई बता सकता है? ये बेटा 1 मोल के लिए हम जनरली डिफाइन करते हैं, ठीक है, 1 मोल के लिए, क्योंकि हमने Vm यूज। बोलो, वॉन डेर वाल इक्वेशन से क्या फर्क दिख रहा है तुम्हें इसमें? क्या फर्क दिख रहा है? बोलो, क्या फर्क है बर्नौली इक्वेशन में, वॉन डेर वाल इक्वेशन से क्या फर्क दिख रहा है तुम्हें, कोई बताएगा? बताना। बस यहाँ पर ये वाला टी वाला खत्म है, बाकी तो लगभग सेम ही चीज। तो ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर ए और बी मेरे क्या होंगे, कोई बताएगा? ए और बी क्या है मेरे, ए और बी क्या है, ए और बी? सॉरी, हाँ ये गलती मत करना, इसको वंडरवल कांस्टेंट ना बोल देना, ये जिसकी इक्वेशन है ये उसी का कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, बर्नौली कांस्टेंट। समझ रहे हो? ठीक है, मतलब कि ये वंडरवल कांस्टेंट नहीं, इसने अपने कांस्टेंट दिए थे। ठीक है, तो बाकी पूछेगा नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना ए और बी वंडरवल कांस्टेंट नहीं, क्योंकि जिसकी इक्वेशन है वो अपना नाम देगा ना, और दूसरा क्यों देगा? ठीक है, और इनकी वैल्यूज कुछ अलग ही आएंगी। ठीक है, अगर इनकी वैल्यू भी सेम आ गई वंडरवल जैसी, फिर तो भाई मेरा इसकी वजह से पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, मतलब इनकी कुछ अलग वैल्यू होती है, वंडरवल वाली नहीं। ठीक है, अगली लिखो, डाइट्री, ठीक है, डाइट्रीसिस इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, डाइएट्रिसिस, ठीक है, इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है मेरी, P इंटू ई A/Vm/RT, Vm माइनस V इक्वल टू R। इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना। यहाँ पर जो ए और बी है वो डाइएट्रिसिस कांस्टेंट। ठीक है,
तो यहाँ पर मेरे ए और बी क्या है, डाइएट्रिसिस कांस्टेंट, मतलब ये मेरे अपने कांस्टेंट है इसी। बोलो समझे नहीं समझे? बोलो समझ गए? समझ गए? ठीक है। अब अगली चीज तो तुम्हारे लिए, तुमने जिसने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए होंगे करने, उन्होंने एक चीज देखी होगी, ठीक है। वो चीज क्या देखी है? पेलोड। किसी ने पढ़ा अभी तक कोई क्वेश्चन देखा पेलोड का, जिसने बुकलेट स्टार्ट की? जिसने नहीं की उसका तो कुछ हो नहीं सकता। जिसने स्टार्ट कर दी उसने पेलोड पढ़ा होगा, कुछ पेलोड के बारे में कोई क्वेश्चन होगा एक। किसी ने नहीं किया क्वेश्चन, मतलब जब तक टीचर नहीं बोलेंगे तुम क्वेश्चन नहीं करोगे बेटा, ये गलत बात है। बाकी बैचेज ने बुकलेट खत्म नहीं करती। तुमने अभी तक क्वेश्चन, बच्चों ने मेरी जान खा ली थी बाकी बैचेज में, सर पेलोड का क्वेश्चन क्या, मतलब पेलोड क्या होता है पेलोड, तुम में से किसी ने नहीं पूछा, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने। तुमने अभी तक बुकलेट स्टार्ट ही नहीं किया, अगर स्टार्ट कर चुके होते तुम्हें क्वेश्चन देख चुका होता। तो बेटा तुम अपने साथ ही खिलवाड़ कर रहे हो, मैं हमारा कुछ नहीं जाएगा। तुम अपने, तुम्हारी लाइफ खराब, मतलब अपनी लाइफ तक खेल रहे हो। तुम अपने आप रिस्पॉन्सिबल बनो कि जो चैप्टर हो रहा है उसके क्वेश्चन तो स्टार्ट करें। चलो हम तो करते हैं, मेरा तो काम है करवाना, ठीक है। तुम अपने आप के साथ धोखा करते हो और कुछ नहीं, ठीक है। पेलोड क्या होता है, ठीक है, याद करो। एक बैलून तुम देखते होगे, ठीक है, एक एयर रोड बैलून होता है सब, ठीक है। हमने बहुत उसमें देखते हैं कि ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर कोई बैठता है और हवा में उड़ने जाता है, ऐसा कुछ होता है ना एक बैलून, कुछ ऐसा, ऐसा कुछ बैलून देखा होगा, ठीक है। मूवीज में देखते हैं, कार्टून में ज्यादा आता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पेलोड का मतलब क्या होता है? ये जो एयर बैलून है ना, एयर बैलून, ये कितना मैक्सिमम वेट को उठा सकता है, उसी को हम उसका पेलोड बोलते हैं, समझ रहे हो? तो मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ बैलून इज कॉल्ड इट्स पेलोड। समझ रहे हो? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, द मैक्सिमम वेट, द मैक्सिमम वेट दैट कैन बी लिफ्टेड बाय अ बैलून, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पेलोड, मतलब कि वो कितना वेट उठा सकता है, मतलब कि वो कितना वेट कैरी कर सकता है अपना। ये थोड़ी है कि जितने मर्जी बंदे बिठा दो बैलून ही नहीं उड़ेगा। तो मैक्सिमम वेट वो कितना उठा सकता है, उसी को उसका पेलोड बोलते हैं। हमें वही चीज कैलकुलेट करनी है कि कैसे करते हैं। तो ध्यान देना, बहुत सिंपल चीज है। तुम्हें बायंसी के बारे में सुना है कभी? बायंसी, बायंट फोर्स, सुना होगा, वर्ड तो सुना ही होगा। बायंट फोर्स सुना होगा, सबने सुना है। बायंट फोर्स होता है कुछ, वो क्या होता है? वही होता है ना जो ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है किसी को। यही होता है, इतना ही बस तुम्हें पता होना चाहिए, बायंट फोर्स क्या होता है जो ऊपर की तरफ लगता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, हाँ आप ट्रस्ट बोल सकते हो उसको, ठीक है। एक बात बताओ, मान लो यहाँ पर नथुराम बैठे हैं, ठीक है, नथुराम बैठे हैं, या कोई भी बंदा बैठा है, ठीक है, मान लो, ठीक है, एक सेकंड, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई नथुराम बैठा है, या बैठा है, कोई बैठा है, ठीक है, मुन्नू बैठा है, ठीक है, कोई भी बैठा है। यहाँ पर एक बबलू बैठा है, कोई भी मान लो बबलू बैठा है, ठीक है। अब बताओ, ठीक है, यहाँ पर ये जो बैठा है इसका कुछ वेट होगा या नहीं होगा? जो बबलू बैठा है वेट होगा, तो इसका वेट कितना होगा? M1 × G होगा, नहीं होगा? बोलो। M1G होगा। तो क्या मैं इस M1G को F1 लिख सकता हूँ, मतलब कि नीचे की तरफ वेट लगाएगा ना, तो मैं इसके वेट को F1 लिख सकता हूँ। बोलो, बोलो, लिख सकता हूँ। अभी बात बताओ, ये बैलून है, बैलून का भी कुछ वेट होगा ना, किसी का तो बना होगा, तो ये भी नीचे की तरफ वेट लगेगा, इसको मैं F2 लिख सकता हूँ। बोलो। अब जो इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, आर्गन या कोई भी गैस है, तो उसका भी कुछ वेट होगा, उसका भी वेट नीचे की तरफ लगेगा नहीं लगेगा? बोलो। ठीक है, लेकिन बैलून को तो ऊपर उड़ना है, वो बैलून क्या करेगा? हवा को फाड़ते हुए, हवा को चीरते हुए ऊपर की तरफ जाएगा, तो मेरा एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है, जो कि क्या होगा? बाइंड फोर्स होगा, नहीं? बोलो, होगा। अगर बैलून को उड़ना है, ठीक है, मतलब क्या हो सकता है? ठीक है, अगर मेरे बैलून को उड़ना है, ठीक है, फोन आ गया था बीच में, रुक गया होगा, अब तो सुनाई दे रहा है। तो मैं F1 + F2 + F3 को F4 के बराबर कर सकता हूँ, हाँ या ना? बोलो, कर सकता हूँ? बोलो।
कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा F1 क्या था, F1 मास ऑफ पेलोड, मतलब कि पेलोड बोल सकता हूँ, मास ऑफ पेलोड इंटू जी। बोलो F2 क्या होगा, मास ऑफ बैलून इंटू जी। ये क्या होगा, मास ऑफ गैस इंटू जी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये फोर्स और बाइंड फोर्स। बोलो हाँ या ना, बोलो होगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ठीक है, तुम ये चीज देख सकते हो, जो मेरा बाइंड फोर्स है ना, जो मेरा बाइंड फोर्स है, एक्चुअली में फोर्स किसका है ये, ठीक है। एक्चुअली में मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, मेरा ये जो ऊपर वाली एयर है उसको डिस्प्लेस करते हुए जा रहा है ना। मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पर एक चीज बोल सकता हूँ कि जितना बैलून का वॉल्यूम होगा, ठीक है, जितना इस बैलून का वॉल्यूम होगा वो उतनी अपने ऊपर वाली एयर को साइड में हटाएगा, तभी तो ऊपर जाएगा। तो एक बात बताओ, अगर मुझे अपने ऊपर जगह बनानी है तो मुझे उतनी जगह हटानी पड़ेगी तभी मैं ऊपर जा सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। मतलब क्या हो गया, जो मेरा वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड होगी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर जो डिस्प्लेस्ड होगी वो मेरी किसके इक्वल होगी, वॉल्यूम ऑफ बैलून के इक्वल होगी या नहीं होगी, हाँ या ना, इतना बताओ, होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर F4 को ये लिख सकता हूँ, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड इनटू जी। बोलो हाँ या ना, लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मेरा सारे जी कैंसल आउट हो जाएंगे। हमें एंड में फॉर्मूला समझना है, मैं अभी बस तुम्हें ये समझा रहा हूँ। तो मैं ये लिख सकता हूँ, मास ऑफ पेलोड, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ क्या हो जाएगा, बैलून प्लस मास ऑफ गैस। बोलो हाँ या ना। तो मेरा पेलोड का एक फॉर्मूला बन गया। बोलो बोलो, समझ गए, बोलो। अब एक बार बताओ, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। बोलो हाँ या ना, बोलो। क्योंकि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस तो क्या होगा, उसकी वॉल्यूम एयर की और उसकी डेंसिटी, ठीक है। तो मतलब हम मास ऑफ एयर डिस्प्लेस को ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक और बात लिख लेना, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बैलून ही होगा, ठीक है। तो मेरा वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस इंटू, ठीक है, इंटू डेंसिटी ऑफ एयर। बोलो समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद बाकी एक क्वेश्चन कल करवाऊंगा, ये पेलोड भी खत्म हो जाए, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्वेश्चन लिखो, अ बैलून विद वॉल्यूम, लिख लो, अ बैलून विद वॉल्यूम 4200, ठीक है, अ बैलून विद वॉल्यूम 4700 कर लो, अ बैलून विद वॉल्यूम 4700 मीटर क्यूब, अ बैलून विद वॉल्यूम 4700 मीटर क्यूब is filled with helium gas, is filled with helium gas at 300 Kelvin and 1 bar pressure. A balloon is filled with 4700 meter. A balloon with volume 4700 meter cube is filled with helium gas at 300 Kelvin and 1 bar pressure and is found to weight, 700 kg, and is found to weight 700 kg. If density of air is, if density of air is 1.2 kg per meter cube, if density of air is 1.2 kg per meter cube, then payload of the balloon is, then payload of the balloon is, तुम्हें पेलोड निकालना है बैलून, ठीक है। तो अब एक सबसे पहली बात है, मेरा फॉर्मूला क्या था, पहले हम फॉर्मूले पे चलते हैं। मास ऑफ पेलोड, ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड माइनस मास ऑफ गैस
प्लस मास ऑफ बैलून, ये था या नहीं था? बोलो, यही था फॉर्मूला, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो। तो मैं मास ऑफ एयर डिस्प्लेस की जगह ये लिख सकता हूँ, वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ एयर माइनस मास ऑफ गैस प्लस मास ऑफ बैलून। बोलो हाँ या ना। वॉल्यूम ऑफ एयर डिस्प्लेस किसके इक्वल हो सकता है? वॉल्यूम ऑफ बैलून होगा नहीं होगा, मैंने अभी पीछे बताया था। बोलो ये होगा नहीं होगा, बोलो बोलो। यहाँ पर मेरी वॉल्यूम ऑफ बैलून कितना है? 4700 मीटर क्यूब। डेंसिटी कितना है? 1.2 kg पर मीटर क्यूब। ये है वैल्यू पुट की। माइनस, मुझे बता दो मास ऑफ गैस कितना है और मास ऑफ बैलून कितना है? कोई बता सकता है? बताएगा कोई? जल्दी बोलो, मास ऑफ गैस और मास ऑफ बैलून बता दो कितना होगा। बता सकता है कोई कितना होगा? बोलो। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला था, मेरा एक बैलून है जिसका वॉल्यूम इतना है, ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें गैस भरी, फिर उसका मैंने वेट किया, वो मेरा वेट आया 800। मतलब क्या होगा, मुझे ये जो है ना, ये इस पूरे का वेट 800 गिवन है, ठीक है, मतलब कि इस पूरे का वेट ही मुझे 800 गिवन है। समझ रहे हो? मतलब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में यही बोला था मैंने कि मास ऑफ बैलून जो मैंने एयर से भर दिया उसका वेट है 800। तो यहाँ से मैं बस क्या कर दूंगा, 800 kg माइनस। बोलो समझे नहीं समझे? इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, 5040, ठीक है, kg माइनस 800, ठीक है, तो मेरा काट के क्या आ जाएगा, 4340। बोलो समझ गए? बोलो, समझ गए कैसे हुआ? ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे, ठीक है, हम कल इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर कल, कल तो हमारी क्लास नहीं है ना, मतलब अगले वीक के पहले दिन खत्म हो जाए।